हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार नलन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं 10th क्लास के। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े हैं और 10th क्लास के बच्चों का बहुत फ़ायदा होने वाला है, जिससे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करने के बाद मतलब हमें एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो मालूम है आपको 1 से लेके 20 तक तो विकल्प ही आएँगे, 20 विकल्प, फिर उसके बाद 2-2 नंबर के, फिर 4-4 नंबर के, फिर 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक। तो अगर उन्हें सॉल्व करना है तो किस-किस तरीके से सॉल्व मतलब आएँगे कैसे और किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, तो उसको समझेंगे हम इस वीडियो में। और आइए चलते हैं और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा और हौसला बढ़े वीडियो बनाने का, जिससे मैं और अच्छी बेहतरीन वीडियो बना के लेके आऊँ। ठीक है? चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 2022 का। देखिए, पहला जो 2022 का है पेपर, ये सेट 1 है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि सर पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है? तो पूर्णांक की जब हम बात करते हैं, तो देखिए, तो ये 3 चीज़ों से मिलके बनता है। एक तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक नेगेटिव नंबर्स होते हैं और एक शून्य मतलब 0 होता है, ठीक है? अब पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि भई बीच में जो होता है वो 0 होता है इधर, ये ये लेफ्ट हैंड होता है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS राइट हैंड साइड, ठीक? तो इधर साइड जो होते हैं -1 -2, कहाँ तक? माइनस इंफिनिटी तक। ऐसे ही इधर +1 +2, इस तरीके से प्लस इंफिनिटी तक। क्लियर है? अच्छा, तो इन सभी को मिला के कहा जाता है पूर्णांक। इंग्लिश में कहते हैं इसे इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अच्छा जी। तो अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है धनात्मक की बात कर रहा है, किसकी? धनात्मक पूर्णांकों की। तो हमें करना क्या है? तो हमें सिर्फ दो धनात्मक पूर्णांकों पे ही बात करनी है। तो हम ऐसे करते हैं कि धनात्मक पूर्णांक में कोई दो नंबर हमें लेट करने पड़ेंगे, ठीक है? तो उन्होंने बोला है ए और बी, दो नंबर, ठीक है? ए और बी, ठीक। चलिए, तो ए और बी हमारे पास दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है ना? 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर लेने हैं हमें। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो हमें बताना है, ठीक है? तो कैसे बताएँगे, समझते हैं। चलिए, देखिए, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है कि भई एक फ़ॉर्मूला होता है कि पहली संख्या पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या दूसरी संख्या, ठीक है? दूसरी संख्या इक्वल टू में से इनटू में लेस है, ठीक है? अच्छा, ये एक तरीके से फॉर्मूला है। ये क्या है? एक फॉर्मूला। अच्छा, अब ये सिद्ध करना है हमें। अगर हमें सिद्ध करके देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक एग्जाम्पल में हमें क्या एक एग्जाम्पल लेके ही सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं कि हमने लिया हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने 18 और 24 दो नंबर ले लिए ए और बी, ठीक है ना? तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, समझे। देखिए, सबसे पहले ना 18 का आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। 2 से इसे काटें, 2 नीम 18 हो जाएगा। 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटें, 3 से 3 बार, 3 से आएगा ये 1 बार। इसी तरीके से 24 को हम करेंगे। देखिए, 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3 और 3 से जाएगा ये 1। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके सामने ये 24 और 18, 18 के क्या फैक्टर बने? 2, 3 और 3, ठीक है ना? इनटू में करके। इसी तरीके से 24 के क्या-क्या हो गए? 2, 2, 2 और 3। क्लियर है? तो हमसे पूछ क्या रहा है? वो में से। तो में से पहले में से निकाल लेते हैं हम। तो में से निकालते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा में से कैसे निकालते हैं। ये कौन सी विधि बता रहे हैं हम? ये है गुणनखंड विधि। तो में से जब करते हैं तो जो मैच करता है, जैसे ये मैच करा है इसमें, ठीक है ना? जो मिलेगा दोनों में, दोनों नंबर्स में जो कॉमन होगा उसको हम लिखेंगे। तो आप लोगों का यहाँ पे जो में से निकल के आया वो कितना आया? एक तो ये 2 मिला और एक ये मिला आपका 3।
तो ये निकल आया 2 तिया 6। क्लियर है। इसी तरीके से आप अब लैसे, अब लैसे में क्या होता है, लैसे में होता है कि जो मिलेगा, जो मिलता है वो तो लिखे जाएंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो कौन कौन से नहीं मिले, एक तो ये 2 नहीं मिल रहा, कौन कौन से नहीं मिल रहे, अब मैं आपको पॉइंट आउट करके बताता हूँ कौन कौन से नहीं मिल रहे। तो देखिए, एक तो ये 2 नहीं मिलेगा इसमें, एक ये वाला 2 नहीं मिल रहा, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको लिखना पड़ेगा। ऐसी अब एक 3 नहीं मिल रहा, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई करें तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72। तो आपने देखा कि सर हमने यहाँ पे क्या क्या पाया, हमने पाया कि में से भी मिल गया हमें 6 और ले से भी मिल गया। हमें प्रूफ करना है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से। चलते हैं दूसरे पेज पे तो करते हैं। देखिए, हमें प्रूफ करना है पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, ठीक, इजिकल टू में से इंटू में लेस है। ठीक है। तो भाई देखो, पहली संख्या क्या मानी थी हमने, पहली संख्या थी क्या थी, देखो पीछे पिछले पेज पे देखते हैं। पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या 24। पहली है 18 और दूसरी है 24। ठीक। इधर देखें, में से और ले से क्या आया था, देखिए में से आया था 6 और ले से आया हमारा 72। तो में से आया 6 और ले से आया हमारा 72। ऐसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, गुणा करके कितना है, 18 चौक, अब इसकी गुणा करते हैं, 18 चौक 72 का तो हासिल 7, 18 दूनी 36, 36 7 छत्तीस 43, तो कितना आ गया 43। गुणा करी तो ये आया हमारा। ठीक, इधर करते हैं, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 से 43 और 1 43। आपने देखा कि भाई यहाँ पे ये दोनों जो नंबर आपके निकल के आए हैं, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ये दोनों के दोनों इक्वल आ गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो संबंध होता है, ये बिल्कुल राइट है। तो आते हैं पहले ऑप्शन में, देखते हैं भाई, चारों ऑप्शन देखते हैं। जो चार ऑप्शन में दिया गया है हमें कौन सा सही होगा, तो डी इज राइट आंसर, क्योंकि ए इंटू बी इजिकल टू में से ए बी गुणा ले से ए बी। तो ये बस एक लिखने का तरीका है, ठीक है ना। ऑप्शन में ये बस ऐसे करके लिख दिया है, ए इंटू बी में से ऑफ ए बी, कैसे लिख दिया, में से ऑफ ए बी, और इनटू में ले से ऑफ ए बी। बस ये एक तरीका है लिखने का। बाकी ये कोई, यही जो आपका बस ये है, आपको एग्जामिनर ने घुमाने के लिए क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सारी चीजें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, कि एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक, तो वो डिटेल में अगर यहाँ देखें, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्याएं जो होती हैं वह होती हैं जो p बटे q के रूप में, लिखी जाती हैं, लिखी जा सकती है। ठीक, जहां जहां q बराबर नहीं किसके, 0 के। अच्छा, जैसे हम बात करें कि भाई, जैसे मान लो 2/3 है, -5/6 है, मान लो 10/9 है, मान लो दोनों जगह भी माइनस मान लो। ठीक, और जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ रखी हैं, ये सभी की सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या। कैसे कि जैसे मान लो 5 है, इसके बटे में हमने 1 लगा लिया, मान लो 0 है, इसके बटे में 1 लगा लिया, तो 0 भी एक ऐसी परिमेय संख्या है। ठीक, अच्छा, और क्या क्या होती हैं, जिनका जिनका पूर्ण वर्गमूल होता है, जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, जो जिनका पूर्ण वर्गमूल वर्गमूल होता है, जैसे जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि भाई √4 है, ठीक, √1 है, इनका हम निकालते हैं तो वर्गमूल वो निकल जाता है। भाई एक एक का में 1, 2 दूनी 4, अंडर रूट 9 का करें तो 3 आता है, अंडर रूट 16 का करें तो 4 आता है। इस तरीके से जिनका वर्गमूल निकल जाता है तो वो सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं आप लोगों की, जो इसका अपोजिट होता है, बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट, क्या, कि जो p बटे q के रूप में ना लिखी जाए, जो p बटे q
के रूप में नहीं लिखी जा सकती, लिखी जा सकती, ठीक है ना, नहीं लिखी जा सकती है, जहां जहां क्यू बराबर नहीं 0। क्लियर है? तो आपने देखा ऐसी कौन सी, तो जैसे 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 अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 6 हो गया आदि। भाई देखिए, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, इनका हम डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे हमने उसी संख्या से उसी संख्या में मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकाला था, जैसे 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 जिंग 36, 7 7 49, 8 8 64। तो इस तरीके से इनका नहीं निकल सकता, तो इनको अपरिमेय संख्या बोला गया। क्या बोला गया? अपरिमेय संख्या। ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं। वो ये कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो देखिए, एक शून्यतर परिमेय संख्या मान लो कोई 5 है, ठीक, और अपरिमेय संख्या मान लेते हैं अंडर रूट 2 है। तो ये पूछ रहा है क्या होगा, तो संख्या का भागफल क्या होगा। तो भागफल क्या होगा भाई, सीधी सी बात है कि परिमेय और अपरिमेय है, ये ऊपर वाली परिमेय है, नीचे अपरिमेय है, ठीक है ना, ऊपर वाली परिमेय और नीचे वाली अपरिमेय। तो आंसर होगा क्या इसका, तो अपरिमेय संख्या इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है अंडर रूट 2 नीचे की क्या है, अपरिमेय संख्या, ऊपर की क्या है, परिमेय संख्या। तो 9th क्लास में हमने सीखा था परिमेयकरण, परिमेयकरण भी करके देखोगे इसका, तब भी आपका अपरिमेय ही आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अपरिमेय संख्या सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m इजिकल टू n, तो देखिए क्वेश्चन में दिया है m इजिकल टू n और n इजिकल टू m प्लस 7, तो पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमारे सामने है कि भाई m की वैल्यू दे रखी है 5 और n की वैल्यू दे रखी है m प्लस 7। ठीक, क्वेश्चन में ही दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, n की जो फाइनल वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। तो n की फाइनल वैल्यू क्या है, जो m दे रखा है ना, m की जगह पे 5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा n इजिकल टू 5 प्लस 7। तो n की जो वैल्यू फाइनल आई 7 5 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। चलिए, तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास हैं, दोनों को अपने क्वेश्चन में रख देते हैं। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये है, हाँ तो क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो आंसर जो निकल के आया वो 25 और 12 का स्क्वायर सबको मालूम होना चाहिए 144। तो आंसर जो आया वो आएगा आपका 169, जोड़ेंगे तब इसे, तो फाइनल आंसर आया 13 और यही तुम्हारा इसका आंसर। तो कर देंगे आप सी राइट, सी इज ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, सी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और देखिए ऐसा अगर आप करते हैं तो मुझे ही प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं और ऐसी वीडियो आगे बनाऊं। ठीक है, जिससे मैं और जैसे आप पढ़ रहे हैं ऐसे और बच्चे भी पढ़ सकें, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान भाषा में और आसान चीजों के साथ मैं बहुत अच्छे तरीके से लेकर आया हूँ। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं, किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या होंगी। तो देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या जो होती है, मैंने अभी बताया आपको, जो p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है। ठीक, अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ऊपर वाला होता है उसे कहते हैं हम अंश। क्या कहते हैं हम, अंश, और नीचे वाले को कहते हैं हम हर। क्लियर है? तो कह रहे हैं समतुल्य परिमेय संख्या, तो समतुल्य क्या होती है, तो देखिए समतुल्य, समतुल्य परिमेय, परिमेय संख्याएं। तो पहले बात समझो, समतुल्य, समतुल्य जो समान तोल में हो, मतलब जो समान क्या हो, तुल्य हो, तुल्य हो। तो मतलब समान तुल्य का मतलब है कि फाइनल उनका आंसर ही समान होना चाहिए। ठीक, कैसे समझो, जैसे मान के चलिए मेरे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई आपके सामने 5/6 है, 5/6। ठीक, तो इसके समतुल्य मान लो कितनी परिमेय संख्या हो सकती है,
तो पता है क्या होता है, इनमें ना मल्टीप्लाई करते जाओ और निकलती चली जाएंगी, ठीक है, गुणा करते जाओ, जैसे पहाड़ा पढ़ते हैं ना ऐसे, 5 एकम 5 तो ये हो गया, 5 दूनी 10, ठीक। अब 6 दूनी 12, उतना ही जितना हमने यहाँ पढ़ा उतना ही इतनी ही पढ़नी, इतनी बार पढ़ना जितनी बार ऊपर पढ़ा उतनी बार नीचे। ऐसे ही 5 तिया 15, फिर 6 तिया 18, ऐसे ही 5 चौक 20 और 6 चौक 24। इसी तरीके से 5 25, 6 पंजे 30। इस तरीके से आगे तक पढ़ते जाओ, भाई पढ़ते जाओ, तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। ये क्या है, अनलिमिट है कि ना, भाई ऐसे तो कितने भी मल्टीप्लाई करते चले जाओ ऊपर और नीचे, अनलिमिट है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसका जो आंसर होगा वो अनलिमिट मतलब इनफिनिट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्वेश्चंस का जो आंसर है इनफाइनाइट। कहने का मतलब इसमें देखें तो 1 2 3 या अपरिभाषित, तो अपरिभाषित है राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 दो रैखिक समीकरण है यदि, अगर ये कंडीशन है। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, भाई हमें मालूम है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं आपके, तो दो हैं, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, ठीक, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। क्या होता है कि हमारे पास तीन कंडीशन होती है, कितनी कंडीशन होती है, तीन। कौन कौन सी, तो देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है कि भैया ये जो रेखाएं हैं आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट, मतलब आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ये प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक। अच्छा, दूसरा कि ये हो सकता है कि प्रतिच्छेद ना करें, ये एक समांतर ही हो जाए। क्या हो जाए, समांतर, ये होता है समांतर, ठीक। अच्छा, एक होती है कि एक रेखा के ऊपर तुरंत दूसरी रेखा, सॉरी, तुरंत क्या हो जाए, दूसरी रेखा। जैसे मान लो मैं अदर पेन से यूज करता हूँ, आप देखेंगे इसी के ऊपर एक और रेखा हमने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी इसी के ऊपर, ठीक। तो कहने का मतलब ये कौन सी कंडीशन होती है, संपाती, संपाती। तो आपने देखा तीन कंडीशन, पहली कंडीशन, ठीक, दूसरी कंडीशन है ये, और ये आपकी तीसरी कंडीशन। तो ये दोनों रेखाएं हैं, पहली रेखा ये रही, दूसरी ये रही, ठीक। अच्छा, होता क्या है कि पहली की जो कंडीशन है वो ये है कि a1 अपॉन में a2 नॉट इजिकल टू b1 अपॉन में b2। कहने का मतलब ये है कि प्रतिच्छेद के अंदर क्या होगा कि एक बिंदु, मतलब एक बिंदु का होने का मतलब है यहाँ एक ही हल है। क्या, एक अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय हल, इसमें क्या हो जाएगा, एक अद्वितीय हल। और ध्यान रखना ये संगत, जहां पे हल चलेगा वहां पे क्या होता है, संगत। ये संगत, ये 3 पॉइंट आप याद रखना इसमें, ये 3 पॉइंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। समांतर के लिए क्या होता है, कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 इजिकल टू b1 अपॉन में b2 इजी नॉट इजिकल टू c1 अपॉन में c2। तो आपने देखा इसमें एक तो कंडीशन ये है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। और इसमें होता क्या है कि भाई देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं ये आपस में कहीं भी कभी भी नहीं काटती किसी भी पॉइंट पे, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसे इन दोनों रेखाओं को जब कहीं नहीं काटेंगे तो कहीं पॉइंट ही नहीं मिलेगा, तो पॉइंट नहीं है तो इसको हम कहेंगे यहाँ कोई हल नहीं है, तो लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यहाँ पे कोई हल नहीं है। अच्छा, आगे बात करें, जब कोई हल ही नहीं है, मतलब हल से खेत नहीं जुतेगा तो बैलों का क्या होगा, असंगत होना, मतलब बैल संग संग नहीं होंगे, असंगत, ठीक। अच्छा, संपाती, संपाती का होता है a1 अपॉन में a2 इजिकल टू b1 अपॉन में b2 और इजिकल टू c1 अपॉन में c2। समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, तीनों बराबर, तो इसमें क्या होता है, एक बात समझिए भाई, यहाँ पे एक चीज समझो कि हमें जो है ये एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो दिख रहा है, जैसे मान लो ये हर एक पॉइंट पे ऐसे करके मिलेगी, तो इस पे तो बहुत सारे पॉइंट मिले, है कि ना। जैसे प्रतिच्छेद पे एक था, यहाँ पे एक था, यहाँ पे कोई नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे मिल रहे हैं, तो बहुत सारों के लिए हम यहाँ कह सकते हैं कि कोई हल नहीं असंगत, तो यहाँ पे क्या कहेंगे,
यस समांतर के लिए था। और यहाँ पे क्या कहेंगे हम, यहाँ कह देंगे हम कि अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल क्या हो जाएंगे, अनेक हल। ठीक, अच्छा आगे, अच्छा जहाँ हल होता है वहां बैल संग संग चलते हैं, तो ये संग है। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन बता दीजिए कौन सा सही होगा। तो रेखा संपाति वाला, तो इसमें क्योंकि इसने बोला ना रेखा है, तो ये कौन सी कंडीशन दे रखी है, दोनों तीनों जगह तीनों बराबर है, तो इसका मतलब ये संपाति, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, संपाति। क्लियर है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी संख्या का एक तिहाई, ये कह रहे हैं किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है, किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है, तो वह संख्या होगी। तो सबसे पहले ना आप ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि मान एक संख्या, एक संख्या हमने मान ली कितनी, x, एक संख्या का एक तिहाई, ये कह रहा है एक तिहाई। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई एक तिहाई क्या होता है, एक तिहाई क्या होता है। चलिए देखते हैं, तो एक तिहाई भाग की बात कर रहा है, सॉरी एक तिहाई भाग की बात कर रहा है, तो एक तिहाई भाग होता क्या है, ध्यान से सुनो, एक तिहाई हो, एक तिहाई हो, ठीक, या एक चौथाई हो, एक चौथाई हो, ठीक, या दो तिहाई हो, दो तिहाई हो, ठीक, या दो चौथाई हो। तो इनको लिखा कैसे जाता है, तो इनको एक तिहाई को लिखा जाता है 1/3, इसको लिखा जाता है एक चौथाई को 1/4, ऐसे ही दो तिहाई को 2/3, ऐसे दो चौथाई को 2/4, ऐसे आप लोगों को ये सब मालूम होना चाहिए। क्लियर है, तो हमें पता हुआ कि माना एक संख्या x है, तो इसका एक तिहाई, तो लिखेंगे x का एक तिहाई, एक तिहाई किसके बराबर है, 21 के बराबर। ठीक, तो x गुणा 1/3 बराबर 21, ये तो होगा। एक तिहाई का की जगह गुणा लगा दिया, एक तिहाई का 1/3। अब x की गुणा 1 में कर दिया, तो x एकम x/3 बराबर 21, और इस 3 की गुणा कहाँ जब हो जाएगी, 21 में जाके, इसकी गुणा कहाँ हो जाएगी, 21 में, इसकी गुणा हो जाएगी इधर जाके, तो x गुणा 21 गुणा 3, तो 21 थी 63। तो आप लोगों का x का मान जो आया वो कितना आ गया, 63। तो 63 इज राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इजिकल टू 0 का मूल क्या दे रखा है, -2, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए ये कौन सा समीकरण है, ये है एक्स स्क्वायर 2x माइनस पी इजिकल टू 0, यह है द्विघात समीकरण। और एक मूल, देखिए मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब होता है x की वैल्यू, x का मान, x का मान क्या दे रखा है, x का मान -2, माइनस x का मान कह दो या मूल कह दो, बात एक ही होती है। तो ये x की वैल्यू दे रखी है -2, हमें करना क्या है, इस x की जगह पे जहां जहां क्वेश्चन में x दिख रहा है वहां वहां हम क्या काम करेंगे, इस वैल्यू को रख देंगे, इस x की जगह पे और इस x की जगह पे। तो x कितना है, -2, तो यहाँ रख देंगे आप -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में -2 और ये माइनस पी इजिकल टू 0। तो देखो आप लोगों को एक बात मालूम होनी चाहिए, अगर माइनस का a है कोई और इसकी पावर सम है, ध्यान रखना सम आपको मालूम है 2 4 6 8 10, तो सम है तो सम संख्या अगर आती है घात में तो ध्यान रखना हमेशा आंसर प्लस में आएगा। अगर -a की पावर क्या आ जाए, विषम, तो विषम आने पे जो आंसर होगा आप लोगों का वो किसका होगा, माइनस। ठीक है, तो ये चीज आप सभी को याद होनी चाहिए। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं -2 की पावर क्या है, 2, और 2 कैसी है, सम संख्या। कैसी है ये, 2 कैसी है, सम संख्या, ये है आपकी सम। तो सम है तो भाई प्लस में आएगा आंसर, 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4, अब प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और ये माइनस पी बराबर 0। आपने देखा 4 प्लस का माइनस का, तो प्लस माइनस के होते हैं कट जाते हैं, ये माइनस पी इजिकल टू 0। अभी पूर्णांक में आपने पढ़ा था पी इजिकल टू 0 हम लिख सकते हैं
कि जीरो के आगे कभी ना माइनस लगाते ना कभी प्लस लगाते। जीरो इज राइट आंसर। तो जीरो पे आप टिक कर देंगे। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहना। ठीक, चलिए आगे करते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है, एक दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज होंगे। देखिए, आप लोगों ने एक चीज समझी होगी 6 चैप्टर में, ये 6 चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि मान लो हमारे पास कोई दो त्रिभुज है, मान लेते हैं हमारे पास दो त्रिभुज है ए, बी और सी। एक त्रिभुज है पी, क्यू, आर। क्लियर है? तो इसने ये बोला है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो भाई आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक थ्योरम है, वो ये कहती है कि अगर दो त्रिभुज हैं, अगर उनका एरिया का जो अनुपात है वो अगर संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब संगत भुजाएं जैसे बात करते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए ये आपका ए बी सी है, ए बी और ये सी, और मान लीजिए यही आपका इधर साइड पी क्यू और आर है। ठीक है, तो संगत का मतलब होता है, जैसे बात करते हैं हम कि ए बी, तो ए बी की पी क्यू की बात कर रहे हैं, मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू कह रहा है ना कि वर्ग के बराबर, तो वर्ग कर दो इसका। ठीक है, अच्छा बी सी, तो इधर देखें बी सी और क्यू आर, तो ये हो जाएगा इक्वल ही होगा बी सी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये आपके सामने दे रखी है ए सी और पी आर, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में पी आर का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग बोला है उसने। तो अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन होगी कहाँ, ये तभी हो सकती है जब दो त्रिभुज ए बी सी, ये जो त्रिभुज हैं ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हो, समरूप हो। ये जो चिन्ह है ये किसका है, समरूप का। ये किसका है, समरूप का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, समरूप, राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक।